डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12 के पाठ के पहले तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक में 9 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, प्रत्येक पाठ के अंत में महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते हैं। ये पूरे पाठ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से छोटे प्रश्न बिल्कुल अपने 1 या 2 नंबर के आ सकते हैं। इसलिए हमने प्रत्येक पाठ के अंत में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा है। साथ ही इसी वीडियो में हम प्रश्न उत्तर जो है 1 से लेकर के 10 प्रश्न और उनके उत्तरों को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से, मानव का अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यानी कि हम मनुष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब, जैसे संसाधन का मतलब होता है मनुष्य द्वारा काम में कोई भी जीव या जंतु जो चीज काम में लेता है वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संसाधन में मतलब वन है, वन भी प्राकृतिक संसाधन है, भूमि है, जल है, वायु है, ये प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य इन सब पर निर्भर है। भूमि में अपन खेती करते हैं, वनों से हमें लकड़ी और प्राणवायु प्राप्त होती है, जल हमारे लिए पीने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से सारी ही प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्रकार के होते हैं। देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय का मतलब है ऐसे संसाधन जिसको अपन बार बार काम में ले सकें, जैसे वायु, पवन चक्की बार बार घूमती रहेगी और उसे विद्युत धारा बिजली बनती रहेगी। और इसी प्रकार से सौर ऊर्जा है, वो भी नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय का मतलब है जिसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलो ये तो बात हुई अपनी यहाँ इंपॉर्टेंट की। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये नहीं कि इसमें सर हमें क्या याद करना है, इन सभी पॉइंट को 9 पॉइंटों को आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, वन हरा सोना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 1 नंबर के छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है। सोने का मतलब ये वो गोल्ड जो होता है जिससे आभूषण बनते हैं, वो सोना बहुत कीमती है। उसी प्रकार से जो वन है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, जंगल है, वो हरे रंग के होते हैं। पेड़ पौधों का रंग हरा रंग होता है, आपको पता है। पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है इनकी पत्तियों में या पौधे के हरे भाग में। ठीक है, तो इसीलिए वनों को क्या कहा गया, हरा सोना कहा गया। यानी कि वनों की कीमत भी सोने के बराबर है। ठीक है, सोने जितने बहुमूल्य है, तो वनों को क्या कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। इनके मूल्यवान पुनर्रोपण एवं संरक्षण की महती आवश्यकता है। ठीक है, इनको बचाने का, वृक्षारोपण करने के लिए बहुत ज्यादा अपन को आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक वानिकी। देखो, एक परिभाषा बनती है कि सामाजिक वानिकी क्या है। ठीक, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। चूंकि आप जानते हैं पार्ट 6 नंबर का है, इस पार्ट में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने। तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन इसमें आएगा और लगभग 15 तारीख के आसपास इसका जो सैंपल पेपर है या मॉडल पेपर है वो भी जारी हो जाएंगे। उसमें हमको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट से कितने बड़े प्रश्न आने हैं, कितने छोटे प्रश्न आने हैं, जिसको अपन ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसका पता चल जाएगा 15 तारीख के बाद में। और जो ही वो सिलेबस आएगा उसका मैं पेपर में पूरा जो मॉडल पेपर है वो आपको मैं समझाऊंगा इस पे। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी क्या है, एक परिभाषा है सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं। तो ये बता रहा है कि सामाजिक वानिकी, सामाजिक मतलब समाज, समाज किनसे बनता है, लोगों से। ठीक है, परिवारों से समाज बनता है। और सामाजिक वानिकी वन सुरक्षा हेतु, यानी कि वानिकी मतलब वन, पेड़ पौधों की सुरक्षा। यानी कि सामाजिक वानिकी क्या है, यहां से इसका उत्तर हो जाएगा वन सुरक्षा हेतु लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलित एवं विशिष्ट कार्यक्रम है। यानी कि वनों को बचाने के लिए, वनों की सुरक्षा करने के लिए लोग ही, ठीक है ना, और लोग अपने लिए ही और लोगों के द्वारा ही संचालित है, वो सामाजिक वानिकी कहलाता है। इसी प्रकार से फिर चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि प्राकृतिक आवास नष्ट होने, प्रदूषण, जनसंख्या प्रसार, अवैध शिकार आदि कारणों से वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में है। वन्य जीव यानी कि जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे शामिल हैं। तो प्राकृतिक आवास, इनका जो जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का प्रसार हो रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण इनके ऊपर बहुत घोर संकट है। 5वां पॉइंट है लाल आंकड़ों की पुस्तक। देखो, एक प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, रेड डाटा बुक। ठीक है, बुक यानी पुस्तक, एक किताब है
हालांकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सर, लाल आंकड़ा यानी कि लाल रंग की, ये लाल रंग का नहीं है। इसमें क्या है कि अलग अलग पौधों को, जंतुओं को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे विलुप्त होने वाले हैं, संकटग्रस्त हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो लाल आंकड़ों की पुस्तक है, उसके अंदर उन सभी के नाम लिखे हुए हैं कि ये पौधा तो संकटग्रस्त है, ये जंतु जो विलुप्त हो चुका है, ठीक। इस पुस्तक में संकटापन्न जातियों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। जिन पे ऊपर संकट है उनको सूचीबद्ध, मतलब उनकी एक नाम लिखा गया है, ठीक। छठा पॉइंट है, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, और जो यम है उसको हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। तो पृथ्वी ही एक ऐसा अपने ज्ञात जो अपने सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उसमें नीला रंग होता है पृथ्वी का। और पृथ्वी का नीला रंग किस कारण से? जल के कारण, ठीक है ना। जैसे आपने समुद्र का पानी देखा होगा, नीला रंग होता है, ठीक है। या फिर ये आकाश का रंग नीला होता है। तो ये क्यों होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और परंतु यहाँ पर बात करें नीला ग्रह, ऐसे आ सकता है कि नीला ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। और अभी तक वैज्ञानिक खोज जारी है वैज्ञानिकों की कि अन्य ग्रहों पर भी जल हो सकता है या जीवन हो सकता है, ठीक है। वो आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है। 7वां पॉइंट है, कोयला एवं पेट्रोलियम अनवीकरणीय। देखो ऊपर आया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, आया था ना अपने पहले पॉइंट में। तो मैंने वहां बताया था आपको कि कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि दोबारा काम में नहीं ले सकते। कोयले को अपन जला देंगे तो राख बन जाएगी, पेट्रोलियम को जला देंगे तो इसमें उसका जो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, डीजल है ना, ये सारा, तो ये दोबारा काम में नहीं आता अपने। तो अनवीकरणीय। और जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है? ये कभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो पृथ्वी पर थे और वो नीचे दब गए, ठीक है, उसे अपन जीवाश्म कहते हैं। और इन जीवाश्मों से ईंधन निकलता है। ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम क्या है? दोनों ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, ठीक। तो इनका दोहन, दोहन का मतलब इनका उपयोग हमें संयोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन इनको इसी प्रकार से काम में लेते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां इनका उपयोग नहीं ले पाएंगी, ये समाप्त हो जाएंगे। सीमित मात्रा में है, ठीक। कोयले की खान है वो सीमित है, पेट्रोलियम जो है ये भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इनका विवेकपूर्ण दोहन करना चाहिए, ठीक, सोच समझ के काम में लेना चाहिए। 8वां पॉइंट है, वनों को कटने से बचाने, उनकी सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। यानी कि अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि चिपको आंदोलन क्या है। इतना प्रश्न है आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि चिपको आंदोलन क्या है, तो आपको क्या लिखना है कि वनों को कटने से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। और चिपको आंदोलन अपने यहाँ इस किताब में, अपनी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चिपको आंदोलन को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो राजस्थान का खेजड़ली वाला आंदोलन, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई वाला। दूसरा अपने यहाँ देखो ये रहा, ठीक है, खेजड़ली वाला हो गया। दूसरा है उत्तराखंड के अंदर चलाया गया है चिपको आंदोलन, ठीक। और तीसरा इसी प्रकार से यहाँ देखो साइड में अपने मिलेगा एपिको आंदोलन है, जो कि कर्नाटक में चलाया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से तीनों आंदोलन ही चिपको आंदोलन के अंतर्गत शामिल है। और 9वां जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी राजस्थान की बात हो रही है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड। ये अवार्ड यानी कि पुरस्कार है, इनाम है, ठीक। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। यानी कि अमृता देवी के सम्मान में एक पुरस्कार शुरू किया गया है, अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड, ये पुरस्कार का नाम है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमें लिखना है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड। या उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन कि अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, कौन से कार्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो हमको उसका आंसर लिखना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीव मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। इसके साथ ही अपन यहाँ बात करेंगे अब इसके जो अभ्यासात प्रश्न है, जिसमें बहुचयनात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अब शामिल कर लिए गए हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसमें ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन है, जैसे 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, इनमें से किसी एक को आपको लिखना है। एक बच्चे गलती और करते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है। यानी खेजड़ली जो आंदोलन हुआ है, जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव का नाम है और वहां खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए खेजड़ली नाम पड़ गया। तो खेजड़ली अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में 363 जो लोग थे, ठीक है, तो वो उनका जो बलिदान है वो वनों की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए वहां, ठीक है, उनको मार दिया गया। तो ये किससे संबंधित है? ये अमृता देवी से संबंधित है। इसका आंसर तो ये है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आंसर शीट में लिखते हैं कि उत्तर
नंबर 1 लगाते हैं और सीधा उसको घ कर देते हैं इसे, ठीक है, यानी कि इतना लिख के छोड़ देते हैं एग्जाम के अंदर। जबकि आपको इसके आगे जो नाम लिखा है वो भी लिख करके आना है, कि आगे लिखना है इसका अमृता देवी जो पूरा नाम है, ठीक है ना, ये भी नाम भी आपको पूरा उसके आगे लिखना जरूरी होता है। और कई बार बच्चे और राइटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पहले घ लिखा, फिर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ये उत्तर हो सकता है, क्या पता ख आंसर होगा, तो वो ख करते हैं, फिर घ करते हैं, तो उस काटापिटी हो जाती है, एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अगर आपने किसी उत्तर को आप काटते हो, जैसे आपने पहले इसका आंसर घ किया, इसका सही आंसर घ ही है, ठीक है, लिख दिया, तो आपको सिर्फ एक लाइन खींचनी है, ऐसे कट करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, घ लिख दिया उत्तर, तो क्रॉस कर दीजिए इसे, क्रॉस, ठीक है, और उसके आगे वहां लिखेगा, जैसे इसका आंसर ख करके आना तो ख कीजिएगा। इस प्रकार से कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे कर देते हैं, तो उससे आपकी कॉपी खराब होती है, एग्जामिनर जो है उस पे नेगेटिव इफेक्ट होता है कि ये बच्चा देखो किस प्रकार से रफ कर रहा है इसको, ठीक है, जबकि बोर्ड की कॉपी है। तो आपको इसका आंसर जैसे घ लिखना है और आगे अमृता देवी भी नाम लिखना है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये उत्तराखंड वाले हैं, उसमें शामिल है, ठीक है, खजड़ली की बात हो रही है, खजड़ली के लिए अमृता देवी विष्णु है, ये शामिल है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भू जल संकट के कारण, भू यानी कि भूमि का, मिट्टी के अंदर का, जल मानी पानी, आप समझते हो, भूमि के अंदर का जो पानी यानी कि ट्यूबवेल का जो पानी है, कुएं का पानी है, ठीक है, उसके ऊपर संकट क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है। नंबर 1, जल स्रोतों का प्रदूषण, बिल्कुल सही है, जो जल स्रोत है जैसे तालाब है, झील है, वो प्रदूषित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक। दूसरा है भूजल का अतिदोहन, अतिदोहन का लो ज्यादा, बहुत ज्यादा काम में लेना, आवश्यकता से अधिक अपन उसको वेस्टेज करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण उसका अतिदोहन होता है। और तीसरा है जल की अधिक मांग, जल की मांग तो ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और उतना वो सप्लाई हो नहीं रहा है। ये सभी के सभी आंसर इसके हो जाएंगे। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, 2 का जैसे उत्तर है तो उसमें घ उपरोक्त सभी, ठीक, तो उपरोक्त सभी तो सही है, लेकिन देखो इस उपरोक्त सभी में चीजें क्या क्या है, ये सारी शामिल है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ केवल इतना लिख दो कि आप बोर्ड परीक्षा में घ लिख करके उपरोक्त सभी, तो पर्याप्त है, बिल्कुल सही है, इतने आपको करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको चारों ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ये जो तीनों ऑप्शन है ये इस घ वाले के अंदर ही शामिल हो गए हैं, ये तीनों ऑप्शन जो पहले वाले ये इस घ के अंदर ही आ गए, ठीक है, इन तीनों को वापस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये आंसर करना है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है, अभी प्रश्न आया था, अभी तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में अपने आया था, तीसरा पॉइंट, लाल आंकड़ों की पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित है। देखो इसमें 5 भागों में इस पुस्तक को बांटा गया है, वो अपन पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसकी डिटेल से इसको, और पहले भी अपन एक वीडियो बना रखा है इसके लिए, वहां भी आप देख सकते हो। तो लाल आंकड़ों की पुस्तक जो है उसमें एक तो संकटग्रस्त वन्य जीव है, ठीक है, जो संकटग्रस्त है, दूसरे दुर्लभ वन्य जीव भी शामिल है, तीसरे इसमें विलुप्त जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं जैसे डायनासोर वगैरह हैं, ठीक, वो भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। देखो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में अपने अलवर में है, ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में अलवर के अंदर है सरिस्का अभ्यारण्य। और 5वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कार्बन की मात्रा जो कोयले की बात कर रहा है, कोयले के अंदर जो कार्बन पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइड, ए से स्पेलिंग शुरू होती है, अल्फाबेट एबीसीडी याद कर लो। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिन्स, ठीक है, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तीसरे नंबर पे एल एम एन ओ पी, चौथे नंबर पे ये। तो आप नंबर लगा लो इनको, जैसे नंबर 1 लिख लो, चाहे नंबर इसको 2 कर दो, ठीक है, इसको नंबर 3 कर दिया मैंने, और इसको नंबर पीट को नंबर 4 कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे एंथ्रेसाइड में लगभग आपको 90% कोयला होता है, ठीक, कार्बन होता है, सॉरी, एंथ्रेसाइड जो कोयला है उसमें 90% कार्बन होता है। बिटुमिन्स में आपको थोड़ा कम कर दीजिए आप, ठीक है, 80% होता है। लिग्नाइट के अंदर जो है थोड़ा और कम होता है, 30% के लगभग होता है। पीट के अंदर जो है वो 20-25% होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा, तो एग्जाम में प्रश्न सबसे कम का भी आ सकता है, तो सबसे कम का क्या है, पीट कोयला, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है कि इनमें कार्बन की मात्रा को बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे ज्यादा तो होता है एंथ्रेसाइड, मैंने बता दिया, दूसरे नंबर पे बिटुमिन्स में, तीसरा लिग्नाइट पे, चौथा पीट में, ठीक। तो आप इसको बढ़ते और घटते क्रम में भी इसको याद रखिएगा, और मैंने अल्फाबेट के आपके जो नाम है उससे अगर आप याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, उसी प्रकार से आपको इनको याद करना है। चलिए अब आते हैं छोटे अति लघुतात्मक प्रश्नों में, ठीक है, 5 प्रश्न अति लघुतात्मक है, उनको देखते हैं। काफी छोटे क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको 1 या 2 पंक्ति में देना होता है, और 1 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड परीक्षा में आते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संकटापन जातियों से क्या तात्पर्य है। देखो जो आयुसीएन, ये रहा ना, आयुसीएन द्वारा वर्गीकृत जातियों का वर्णन कीजिए।
ठीक है, IUCN ने क्या किया है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसमें एक संकटापन जाति भी है। तो अपन ने देखो यहाँ आपको मैं पाठ्य पुस्तक में ले चलता हूँ ताकि आप वहाँ इसका आंसर का इसको लगा सको और वहीं से आपको याद कर सकते हो। ये रहा यहाँ पर IUCN ने, ठीक है ना, IUCN ने जातियों को परिभाषित किया है और संरक्षण दिया है। और कितने भागों में दिया है इन्होंने? 5 भागों में, ठीक है ना, लिखा ना, 5 भागों में बांटा इसको। और IUCN का पूरा नाम भी आपको याद रखना है। IUCN का पूरा नाम क्या है? ये रहा, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यहाँ अब देखो ये बात कर रहा है अपने संकटापन वाली, ठीक है, कौन सी बात कर रहा है? संकटापन या संकटग्रस्त एक ही बात है, ठीक। संकटापन या संकटग्रस्त एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वे जातियां हैं, जातियां मतलब कोई भी जंतु हो सकता है, पौधा हो सकता है, जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वे निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अभी तो कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे गेंडा है, गोडावण, गोडावण का चित्र आपको दिख रहा है, अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, ये रहा, ठीक है, जो कि केवल अभी कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, थोड़ा सा अलवर में है और पीछे अपने बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में है। और बब्बर शेर भी है, बगेरा है, ये सारे संकटग्रस्त जातियों में आते हैं, संकटापन जातियों में आते हैं। तो आपको ये परिभाषा भी लिखनी है, इसमें परिभाषा पूछ रहा है और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। देखो साइंस में 2 चीजें हैं, एग्जाम्पल आपसे अगर नहीं पूछा गया है तो भी आपको लिख के आना है, तभी आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको उनका डायग्राम भी बनाना है, यानी कि चित्र भी बनाना है। अगर आप चित्र बनाते हो और उदाहरण लिखते हो तो आप पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। अच्छे अंक लाने के लिए ये मैंने जो साथ साथ आपको बताता हूँ उनको भी आप उन्हीं के अनुसरण करते रहिए, उनको आप अगर ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, मानते हो, तो निश्चित आपके नंबर अच्छे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? नेशनल पार्क क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो वन्य जीवों को सुरक्षा के लिए जो है अपने यहाँ अपने देखो किताब में आपको मैं ले चलता हूँ, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये रहा, ये राष्ट्रीय उद्यान आ गया, ठीक। अपने यहाँ पर एक तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, 3 है, ठीक है ना, सिलेबस में। तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा पूछ रहा है, नेशनल पार्क क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ से लिखना है, इसका आंसर राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। इसमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और इसके अंदर प्राइवेट संस्था भी जो है उसका प्रवेश निषेध है, यानी कि वो नहीं आ सकते, बाहर के लोग, प्राइवेट वाले जो संस्थाएं होती हैं जैसे NGO वगैरह हैं वो इसमें नहीं आएंगे। तो ये तो भाई इसका एग्जाम्पल परिभाषा। लेकिन साथ में आपको इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया उदाहरण के तौर पर, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम, या फिर आप राजस्थान को 2 एग्जाम्पल याद कर लो ना, अपने राजस्थान के ही है, ठीक है। जैसे राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में जिले में है। केला देवी कहाँ है? भरतपुर में, जिसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है और उदाहरण आपको अगर नहीं पूछा गया तो भी आप अगर लिखते हो तो आपके अच्छे अंक आएंगे। एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला ये सोचेगा कि बंदे को नॉलेज है, इसको आता है, इसने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंचाई की 2 विधियों के नाम बताइए। देखिए जो जल वाला स्रोत है, जल का टॉपिक अपने उसमें आपको मिलेगा कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं। तो ये रहा, देखो आपके 8वें पॉइंट में, सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपन को फव्वारा विधि, दूसरा है टपकन या बूंद बूंद, जिसको ड्रिप सिस्टम भी कहा जाता है। ये विधियां 2 जो है ये इनका ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सिंचाई का अलावा समझते हो ना, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो फव्वारे आप देखते हैं, फव्वारे जो है चलते हैं, और दूसरा टपकन विधि या बूंद बूंद विधि जो है उनका उपयोग करना चाहिए ताकि जल की सुरक्षा की जा सके। उसमें क्या होता है, बूंद बूंद विधि में पानी जड़ के पौधे की जड़ में ही गिरता है, बिखरता नहीं है, वेस्टेज नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? अब ये अभयारण्य की बात कर रहा है, ठीक है। और उड़न गिलहरी जो है अपने राजस्थान के अंदर, ये प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ जिले में सीता माता अभयारण्य है, वहां उसमें पाई जाती है। अपने पहले भी पढ़ा था, फिर भी मैं आपको ले चलता हूँ वहां पर। ये रहा, ये रहे अभयारण्य में, ठीक है। ये रहा उड़न गिलहरी सीता माता प्रतापगढ़, ठीक है। ये अभयारण्य का नाम हो गया और ये इसका वन्य जीव कौन सा उसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से हमें इनके, मैंने क्या बताया था, बोर्ड परीक्षा में कोई भी आ सकता है। ये टेबल को जरूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, सारे याद करने हैं। ये जो सारणी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, उनको आपको याद करना है। और अंतिम जो 10वां क्वेश्चन आज अपन देख रहे हैं वो है पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखो।
पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस ओलियम दो शब्दों से बना है। पेट्रो मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल, चट्टानों का तेल, यानी कि ये जीवाश्म ईंधन है। नीचे पृथ्वी में दबा हुआ जो है, उसमें जो पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे, उन्हीं से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। तो पेट्रोलियम के घटक, घटक का मतलब है पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है। जब पेट्रोलियम का अपन प्रभाजन करते हैं, ठीक है ना, ये रहा देखो पेट्रोलियम, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो पेट्रोलियम का जब आप प्रभाज्य आसवन करते हैं, देखो कौन सा आसवन, प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा, तो इसमें इसके अलग अलग घटक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जिसको अपन सीएनजी कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है ना। एनजी मतलब नेचुरल गैस, और नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक, और वेस्लिन है, स्नेहक है, ये आदि से प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर इनके बारे में पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम आप यहाँ से कर सकते हो कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसके घटकों को पृथक किया जाता है, और प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, एक कोलतार भी है साथ में जिसको डामर कहते हैं अपन, वेस्लिन, स्नेहक आदि प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन से जो प्राप्त होने वाले घटक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अगले वीडियो में हम इस पाठ के लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि इस पाठ में एक बड़ा प्रश्न भी आएगा, 6 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार से आगे जो 22 क्वेश्चन 22 तक है, 11 से 22 तक, वो अपन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। और साथ साथ आप इनका रिविजन करते रहिएगा, क्योंकि बार बार अपन इसका रिविजन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आगे जब मॉडल पेपर आ जाएंगे या फिर अपन एक टेस्ट भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी अपन को वक्त चाहिए, ठीक। तो अपन बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक करेंगे, तो आपको मैं भी मेरी तरफ से मॉडल पेपर बना के दूंगा, वो भी आप बिल्कुल हल कीजिएगा, ताकि आप आसानी से अच्छे अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद।